गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। आप लोगों का आज बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। सबका अभिवादन वंदन। आज हम लोग नाद सूत्र में आगे कुछ सूत्रों को देखेंगे। आप देख रहे हैं कि ये सारे सूत्र कितने जीवन से प्रणाम जुड़े गुरु हुए हैं। जी। प्रणाम। जीवन से जुड़े हुए हैं। जीवन के बहुत गहरे तलों को, जिसको हम मनोमय कोश कहते हैं, उससे संबंधित जो जीवन के क्रियाकलाप है उनसे कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो आज हम पहले कुछ सूत्रों को देखेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। आज पुनः हम लोग भावना पर ध्यान करेंगे, भावातीत ध्यान करेंगे। पर भावातीत ध्यान करने से पूर्व हम लोग मन को थोड़ा और समझते हैं सूत्रों के माध्यम से। तो सूत्र जितने भी बताए जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि जीवन उससे अलग नहीं है। जीवन के गहरे से गहरी तथ्य इन सूत्रों से समझ में आता है कि हमें जीवन को किस प्रकार से लेना चाहिए और नाद किस प्रकार जीवन में सहयोगी हो सकता है। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, सब लोग को पीपीटी? सिंगल स्क्रीन नहीं आ रही, सारे आ रहे हैं। अच्छा, फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, फुल नहीं आ रहा। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। अभी आ रहे हैं? हाँ। हाँ जी, अब ठीक आ रहा हम्म। तो कल हम लोगों ने क्या देखा कि किस प्रकार से नाद मन के अलग अलग तत्वों पर काम कर रहा है। आज कल हमने देखा था कैसे मानसिक ऊर्जा, मानसिक तरंगे, इन सबों पर कैसे मन टिका हुआ है। आपकी वृत्ति, आप क्या सोचते हो, ये कहीं ना कहीं आपके आपके क्या सोचने के जो ढंग है, देखो वृत्तियां हैं, मेंटल पैटर्न है, वो देखो गुरु सारे जी, टिके हुए हैं। देखो। आप म्यूट हो जाएं तो सबको सुविधा हो जाएगी। हम्म। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने देखा किस प्रकार से हमारे जीवन में इन मानसिक अवयव जो तरंगे हैं, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा गामा, इनका कैसे उपयोग होता है और आप कैसे आपकी सोचने की क्षमता। अभी तक आप सोच रहे थे कि आप स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, लेकिन अब आपको पता लग रहा है कि आपकी मानसिक तरंगे आपको सोचने के लिए बाध्य करती है कि आप क्या सोचें क्या ना सोचें। जैसे आपको मान लो, आपकी इच्छा हो रही है कि मैं इंस्टाग्राम देखूं। आपको लगता होगा कि ये मेरा स्वतंत्र निर्णय है, मैंने मोबाइल उठाई, इंस्टाग्राम देख लिया। पर यह आपका स्वतंत्र निर्णय नहीं है। वैसे उस तरह की मानसिक तरंगे हैं, और उन तरंगों के आधार पे आपका मेंटल पैटर्न है, जो आपको उस विचार के लिए प्रेरित कर रहा है जो आप करना चाह रहे हो। ये आपकी चाहत, आपकी इच्छा कहीं ना कहीं इन मानसिक तरंगों पर निर्भर करती है। अब आइए अगला सूत्र देखते हैं, मेरे बात दो बार दोहराएंगे। नाद योग स्थिर एकाग्रता, एकाग्रतः मूलम।
नाडी सह स्थिरैकाग्रता मूलं नाडी। जो नाद योग है वो आपके स्थिरता और एकाग्रता का मूल है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि नाद योग के बेसिक 3 स्तंभ होते हैं। सुनना, जब आप अलग अलग ध्वनियों को सुनने की कोशिश करते हैं। मनन, उस पर आप ठहरते हैं, उस ध्वनि पर आप अपने आप को रोकते हैं, उसमें लय होते हैं। ये श्रवण मनन और लय, लय मतलब निधिध्यासन। श्रवण मनन और निधिध्यासन यानी उसमें विलीन होना, उसमें लय होना, यही वेदों की उक्ति है। आप ऋग्वेद में देखेंगे तो साधना के जो स्तंभ दिए गए हैं वो श्रवण मनन और निधिध्यासन ही है। सुनना, उस पर ध्यान देना, एकाग्र होना और उसमें लय हो जाना, निधिध्यासन कर लेना। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप एकाग्र चित्त हो जाते हैं, आप स्थिर हो जाते हैं, आप भटकते नहीं हैं। तो आपका भटकाव खत्म होता है और आप एकाग्र होते चले जाते हैं। चलिए अब अगला सूत्र देखते हैं। नादः मनोमोक्ष मार्गः। मन का मोक्ष होना और उसका रास्ता, दोनों ही नाद है। मन से मुक्त होंगे तो भी नाद है और मन से मुक्ति का मार्ग भी नाद है। तो नाद आपके चित्त को लय करके मोक्ष रूप में, मुक्ति रूप में, मोक्ष क्या है? वो मोक्ष है दुखों का नाश, बार बार के जन्म मरण का नाश, प्रकृति में आपका सिमटाव, यही मोक्ष है। अब आइए अगले सूत्र को देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र है, मेरे बात दोहराएंगे। मनोमय कोश निग्रहे मध्यमा नाद श्रवण संभवति। इसका अर्थ है कि जब आप मध्यमा नाद को सुनते हैं, देखो नाद 4 प्रकार का है: बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। मनोमय कोश में हम मध्यमा नाद को सुनने का प्रयास करते हैं और जब मध्यमा नाद सुनने लगते हैं तो मनोमय कोश आपके कंट्रोल में आता है, उसका निग्रह होता है। तो जैसे जैसे मनोमय कोश का निग्रह होता जाएगा, मध्यमा नाद से आगे आप पश्यंती ध्वनियों को भी सुनेंगे। लेकिन मध्यमा नाद जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ये हमने जो मानसिक तरंगे बताई थी, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, ये सारे मध्यमा नाद है। इनको जब सुनने लगते हैं, मानसिक तरंगों को सुनने लगते हैं, तो मनोमय कोश आपके नियंत्रण में आने लगता है। ये पूरी साधना जो है मैं मनोमय कोश पे जोर दे के बता रहा हूं। उससे पहले हम लोग प्राणमय कोश में थे। मनोमय कोश का निग्रह होता है जब हम मध्यमा नाद, ये जो अल्फा बीटा थीटा, ये खुद अपने भीतर सुनते हैं और अपने भीतर सुनने की कला है। वो कला हम आपको अक्सर नादयोग के सेशन में बताते हैं। अब अगला सूत्र मेरे बात दोहराएंगे। मनोनादस्य परावृत्ति ही। मन को
परावृत्ति में नाद ले जाता है। यानी कि नाद के द्वारा आप न केवल अपने वृत्तियों के निरोध करते हैं, बल्कि उससे आप परे चले जाते हैं। तो जो नाद की साधना है वो मन को भीतर की ओर मोड़ती है और आपके अंदर के जो भी वृत्तियां हैं उसको शांत करती है और उससे आगे प्रज्ञा विवेक ख्याति की ओर आपकी चेतना को ले जाती है। इसीलिए इसको परावृत्ति कहा गया। अगला सूत्र मेरे बाद बोले, अरो नाद विक्षेप। विचारो नाद विक्षेप का। यानी कि जो विचार है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है साधना का, आप देखते हो कि ये विचारों का आना। मैंने बताया था कि विचार के 3 लेयर्स आपके भीतर होते हैं, स्थूल साइकिल, सूक्ष्म साइकिल और कारण साइकिल। एक समय में आपके भीतर ये तीनों साइकिल मूव, जैसे घड़ी में तीन, देखियो 3 सेकंड का, मिनट का और घंटे का ऐसे घूमता है। एक एक घड़ी, एक साइकिल घूमता है, सेकंड वाला तो मिनट वाले को घुमाता है, मिनट वाला घूमता है तो वो घंटे वाला को घुमाता है। पुरानी घड़ियों में खोल के देखा है आपने कभी, मालूम है? ये 3 चक्री लगी होती है। सेकंड की चक्री मिनट की चक्री को घुमाता है, मिनट की चक्री जो है घंटे की चक्री को घुमाता है। तो उसी प्रकार से हमारे भीतर भी 3 साइकिल है। कारण जो है उसको सेकंड का साइकिल मानो, वो आपके भीतर मिनट का साइकिल यानी सूक्ष्म का साइकिल घुमाता है, और वो सूक्ष्म का साइकिल जो है स्थूल का साइकिल। तो ये तीनों साइकिल एक दूसरे से जुड़े हैं। तो आपको पता चलता है केवल स्थूल साइकिल के बारे में, उसमें भी थोड़ा सा एरिया पता लगता है, लेकिन उस जो विचार आपके अंदर चल रहा है उसके भीतर एक सूक्ष्म साइकिल है, वृत्ति है, वो चला रहा है, और उसके भीतर और एक सूक्ष्म, जिसको कारण कहते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा बाधा जो है ये विचार है। और अगर हम इन विचारों को कंट्रोल करना, उसको नाद में लय करना सीख जाएं, तो काम बन गया। ये सबसे बड़ी बाधा है। जिस दिन आपने ये तीनों साइकिल को आप लय करना सीख गए नाद के साथ, तो आपको इस निर्विचार समाधि से फिर कोई रोक नहीं सकता। आप धीरे धीरे अपने आप निर्विचार समाधि में उतर आएंगे। अगला सूत्र मेरी बात दोहराएंगे, भावना नाद रसः। भावना नाद रसः। एक बार और। भावना नाद रसः। वेरी गुड। अब ये जो भावना है, इस पर हम आज भी आप लोगों को एक प्रयोग कराएंगे। हमने पिछले दिन भी प्रयोग कराया था। क्या है भावना, इसको थोड़ा और गहरे में समझने की कोशिश करते हैं। भावना का स्रोत क्या है? क्या भावना विचारों से उठते हैं, या विचारों से भावनाएं उठती हैं? हाँ आ गए। ये आप हमें बताओ सोच करके, कि आप ये बताओ कि आप भावना विचारों से उठता है या विचार। देखिए कौन कितने लोग क्या सोच पाते हैं। देखो भावनाएं सबको आती है, विचार सबको है। तो अब जरा मेरे को सोच के बताओ कि भावना से विचार उठते हैं या विचारों से भावनाएं उठती हैं। आप विचार करते हो और आप भावुक हो जाते हो, या भावुक होते हो फिर विचार करते हो? आप लोग चैट में लिख सकते हो, कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, आप। भावना से विचार। हम्म।
कुछ गुरु लोग कह जी रहे हैं भावना से विचार, कुछ लोग कह रहे हैं विचार से भावना। गुरु जी कई बार हम लोग खुश होते हैं, मगर अगर कुछ गलत या बुरा, कुछ चिंताजनक विचार करने लगे तो फिर भावना बदल जाती है। तो तब लगता है कि शायद विचार से भावना हो। हम्म। गुड पॉइंट। और कोई बात अपनी कहना चाहता है? कमल भी कह रहे हैं विचार से भावना, सुचित्रा जी भी कह रही है विचार से भावना। विचार से भावना। हम्म। तो क्योंकि आप ऐसा थॉट करते हो तो भावना वैसी बन जाती है। जिस तरह के विचार होते हैं उस तरह की भावना बन जाती है। और कोई कुछ कहना चाहता है? सोच देखो, सबके अंदर में विचार और भावना है, इसलिए कहने में हिचको नहीं। सीख यही शास्त्र क्या कहते हैं मैं सिखा बताऊंगा आपको पीछे कि वास्तविकता में क्या है। तो और कोई कुछ कहना चाहता है इस विषय में? अब देखो मैं बताता हूं। एक परिस्थिति की एक कल्पना करो। आपका किसी वजह से मूड बहुत अच्छा है, खुश हैं आप किसी सुंदर बगीचे में जाते हैं, और बगीचे में जाते हैं तो देखते हैं कि कितने सुंदर फूल खिले हैं, कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, चिड़िया चहचहा रहा है। आपका मन आनंद और आनंद से भर जाता है, अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? अच्छा, उसी गार्डन में कभी आपका मूड ऑफ है, परेशान हो, दुखी हो, डिप्रेस हो, तब चले जाओ तो आपको क्या लगेगा? वही गार्डन, तो आपको मुरझाए पत्ते दिखाई पड़ेंगे। आपको उस दिन चिड़िया भी शोर करती नजर आएंगी। उस दिन आपको कोई फूल खिले नहीं दिखेंगे। कभी गौर किया इस बात को? इस पर एक प्रयोग हुआ 1970s में, ऑक्सफोर्ड में इस पर एक प्रयोग हुआ, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लिया गया। बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लिया गया। मतलब समझो कि ये पहला प्रयोग है जिसमें 20,000 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स लिए गए। सब्जेक्ट्स कहने का मतलब लोग, जिन पर प्रयोग किया जाना है, उनको लिए गए। और उनको कहा गया कि आप अपना टाइम नोट करो कि कब आपको गुस्सा आता है, कब आपको घृणा आता है, कब आपको क्रोध आता है, कब आपके मन में प्यार उठता है। ये आप बस टाइम नोट करते जाओ। आपको कुछ करना नहीं है, कोई गुस्सा है तो चेंज नहीं करना है, बस यू जस्ट राइट डाउन कि किस टाइम में आपको हुआ। और ये प्रयोग लगभग लगभग 6 साल चला। 6 साल तक ये प्रयोग होता रहा। और पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट चौंकाने वाला था। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने यह महसूस किया कि आपकी जो भावनाएं हैं वो ठीक एग्जैक्ट टाइम इंटरवल में रिपीट करती है। यानी कि मान लो किसी को क्रोध आया किसी समय, और उसके बाद जिस समय आया उसके बीच में टाइम इंटरवल 10 घंटे का है, तो अमूमन देखा गया कि हर 10 घंटे के बाद इसको क्रोध आ रहा है। या मान लो किसी का 20 घंटे, किसी का 2 दिन है, किसी का 3 दिन है, हर 3 दिन के बाद क्रोध आ रहा है। हर 3 दिन के बाद क्रोध आ रहा है। ये आप भी नोटिस करना, आप भी अगर लिख सको तो लिखना। आप हैरान होगे कि आपकी जो भावनाएं हैं बहुत साइक्लिक है। भावनाएं साइक्लिक है। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? इसका अर्थ क्या निकला पता है? ये कितना गंभीर अर्थ दिया। इसका मतलब कि भावनाएं बाहर से अंदर की ओर नहीं आती है। हम किसी चीज को देख के क्रोधित नहीं होते हैं। हम क्रोधित होते हैं इसलिए बाहर रिएक्ट करते हैं, बाहर हमें क्रोध जैसी चीज मिल जाती है, क्रोध जैसी चीजें हमें समझ में आ जाता है। छोटा बच्चा है, गलती करता है, आप कभी उसको
किसी मूड में प्यार कर लेते हो उसी गलती पे, कभी डांट लेते हो, कभी प्यार से समझा देते हो, कभी बहुत गुस्से में आके बताते हो। बच्चा भी सोचता है कि एक ही गलती के लिए मम्मी या पापा कितने डिफरेंट डिफरेंट है। यही गलती के लिए अभी कल पापा जो है प्यार कर रहे थे, आज पापा जो है थप्पड़ लगा दिए। गलती सेम है। यानी कि जो आपकी भावनाएं हैं वो साइक्लिक रूप में आपके भीतर चलती रहती है। आप गुस्से में घर से लौटते हो, ऑफिस से नाराज होकर के, बॉस ने डांट रखा है, आप एकदम गुस्से में तमतमाए घर लौट रहे हो। बिना वजह के आप अपनी पत्नी को डांट रहे हो, बिना वजह के आप अपने बच्चे को डांट रहे हो। उस दिन आपको घर में सारा चीज अस्त व्यस्त दिखेगा। सोफा ढंग से बिछा नहीं है, पंखे साफ नहीं हुए हैं, खिड़कियां साफ नहीं हुई है, क्या करते हो घर में, खाना इतना बेकार बना है, चाय अच्छा नहीं बना है। क्या वाकई? अब यही घटना जब वो व्यक्ति बहुत खुश होके, कोई इंसेंटिव मिल गया, कोई बोनस मिल गया, कोई अच्छा उसकी तारीफ हो गई, बढ़िया हो गया, अच्छे दोस्त मिल गए, उसके बाद देखो ये आदमी जब लौट के आता है तब उसका रिएक्शन क्या होता है। वही पंखे साफ दिख रहे हैं उसको, वही सोफा जो है उसको बढ़िया सेटल्ड दिख रहा है, वही चाय उसको अच्छी लग रही है। ये क्या हो गया? आदमी तो वही था, ये आदमी बदल थोड़ी गया। आपकी भावनाएं साइक्लिक है, आपकी भावनाएं साइक्लिक है। हम दुख का कारण ढूंढते हैं। जब ये दुख वाला पैटर्न आता है ना, जब दुख वाली साइकिल आती है ना, तो आप दुख खोजते हैं। किसी किसी का दुख का पैटर्न जो साइकिल है बहुत छोटा होता है, हो सकता है कि वो हर दिन ढूंढे, हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ये हर 2 घंटे में ढूंढना शुरू कर देते हैं। कोई तो है दुख का कारण होना चाहिए। बताओ, मतलब बच्चे को केवल खांसी है, बुखारी है ही नहीं, अब इस बात का भी दुख है। पड़ोसी ने टेलीविजन खरीद लिया बढ़िया, उसकी कार अच्छी है हमसे, लोग इस बात के लिए दुखी होते हैं कि पड़ोसी का कार मेरे कार से ज्यादा बेहतर है। दुख, आदमी के दुख करने का, परेशान होने का कोई सीमा नहीं है, किसी भी बात से हो सकते हैं। घर में बैठी महिलाएं इस बात से परेशान हो सकती हैं कि पर्दे का कलर फेड हो रहा है। यह बात पुरुष कभी नहीं समझ सकता। वो कितने बार भी पर्दे को देखेगा उसको फेड नजर नहीं आएगा। ये स्त्री देख सकती है। आप सोचो किस किस तरह के परेशानियों के आप कैसे कैसे कारण ढूंढते हो। अद्भुत अद्भुत कारण। कभी कोई एलियन आ गया मान लो पृथ्वी पर ना, तो इस बात से हैरान नहीं होगा कि मनुष्य कितना विकसित हुआ है। वो इस बात से हैरान होगा कि मनुष्य ने अपने दुख के कितने विचित्र विचित्र कारण ढूंढ रखे हैं, दुखी होने के कैसे कैसे साधन जमा कर रखे हैं। तो बच्चों, ऐसा है कि हम खुद ही निर्मित करते हैं अपने दुख सुख के कारणों को, क्योंकि उस वक्त हम लोग का जो फेज है, भावनाओं का फेज, वो चल रहा होता है। हम्म, वो जो फेज चल रहा होता है, उसी फेज पे हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, हम उसी तरह से सोचते हैं। तो फिर अभी अभी ये प्रश्न उठा था कि गुरुजी फिर तो हम कभी कुछ, अब मान लो प्रेम पूर्ण होते हैं, तभी अचानक से कुछ थॉट्स आता है और हम क्रोध में भर जाते हैं। अभी अभी तो प्रेम था लेकिन थॉट ने क्रोध में परिवर्तित कर दिया। देखना, कई बार जो थॉट से जनित भावना होती है, वो भावना रियल नहीं होती है ना। वो भावना तुम्हारा जेन्यून भावना नहीं होता है। कई बार हम आदतन ऐसा करते हैं, ये भी विचित्र बात है। वो भावना भीतर होती नहीं है जो आप बाहर दर्शाते हो।
भीतर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और आप व्यक्त कर रहे हो, अभिव्यक्त कर रहे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, आप कह कुछ और रहे हो। हाँ, आज का मनुष्य ऐसा ही है। हमने आदतन विचित्रता अपने अंदर में इतने द्वैत पैदा कर दिए हैं, इतने बहुरूपिया हो गए हैं कि भीतर जो है वो कुछ चल रहा है और आपने अपने थॉट की वजह से अपने चेहरे को, बातों को कुछ और तरीके से बदल दिया। भीतर आप हंस रहे हैं और बाहर रोने का ढोंग कर रहे हैं, या वैसा वर्षा, भीतर रो रहे हैं, बाहर हंसने का ढोंग कर रहे हैं। इसीलिए आप बच्चों को देखो, बच्चे बिल्कुल निश्चल होते हैं, वो जैसा है वैसा दिख रहा है। उनको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आ रहा है, उनको रोना आ रहा है तो रोना आ रहा है। हम निश्चल नहीं होते। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आपकी भावनाएं अशुद्ध होती जाती है। आप जो प्रेजेंट मोमेंट में जो भावनाएं आपकी पैटर्न है, कई बार आप अभिव्यक्ति बहुत विपरीत करते हो। और अगर बहुत गौर से देखा जाए, झूठ पकड़ी जा सकती है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं और रोने की एक्टिंग या दुखी होने की एक्टिंग करते हैं। मैं उनकी आंखों को ध्यान से देखता हूं। आपकी आंखें बता देती है सब। बहुत ध्यान से आप बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो। किसी की भी झूठ चुटकियों में पकड़ी जा सकती है। अगर अगला झूठ बोल रहा है, बहुत गौर करना उसकी आंखों पे और उसके बॉडी लैंग्वेज पे। किसी साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कोई साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वॉच करना उसके बॉडी के एक्शंस को। झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है और उसके बॉडी का मूवमेंट्स में फर्क आएगा। बॉडी कुछ और कहेगा, आपके हाथ पैर कुछ और कहेंगे, आप बात कुछ और करेंगे, है ना। एक होता है प्रेजेंट मोमेंट और एक होता है आपने विचारों से उसको एक नया भावना आरोपित कर दिया, और कई बार आपको पता भी नहीं होता है कि आप ऐसा कर लेते हो। आप ऐसी आदतें बना चुके हो कि जब आप बहुरूपिया होते हो, अपने ऊपर कोई झूठा भावना आरोपित करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, तो आपको पता भी नहीं होता है कि आपने प्रोजेक्ट कर दिया। आप इतने कंफ्यूज्ड हो कि मैं अभी अभी पूछ लूं आपसे कि आपकी वर्तमान में इस समय आपके प्रेजेंट मोमेंटरी इमोशन क्या है, अधिकांशतः लोग नहीं बता पाएंगे। सोच के देखो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके भीतर में भावना कौन सी चल रही है। हमने अपने जीवन में इस पक्ष को हमेशा गौण यानी कि उपेक्षित रखा, डॉर्मेट रखा, ध्यान नहीं दिया। आपकी भावना साइक्लिक है, वो अपने साइकिल से चल रही है। 12 प्रकार की भावनाएं और 12 भावनाएं एक के बाद एक अपनी साइकिल से आपके भीतर चलती रहती है। वो देखो साइकिल है। जैसे हमने कहा ना, तीन विचारों के तीन साइकिल है ना, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। ये सब सेट है भावनाओं के आधार पे। वो अपनी साइकिल अपनी गति से चलती है। सबकी पैटर्न है, सबकी मेंटल बिहेवियरल पैटर्न है, वो रिदम के साथ सेट है। वो आपका बायो रिदम है। ये तो अब ज्योतिष भी इतना विकसित हो रहा है कि कल को ज्योतिष भी इसको पकड़ पकड़ जाएगा। जिस तरह से प्लेनेटरी मूवमेंट होता है, उस तरह से आपकी भावनाएं आपके जन्म के आधार पे, आपके कुंडली के आधार पे सेट होता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो आपकी कुंडली देख करके वर्तमान भाव को पकड़ सकते हैं। यही नहीं, आपकी स्वर, आपकी सांस बता देती है कि आप किस तरह की भावनाएं वर्तमान मोमेंट में आपकी होनी चाहिए या हो रही होगी। लेकिन आपको नहीं पता है आपकी भावना प्रेजेंट मोमेंट में क्या है, ये आपको ही नहीं पता है। इसलिए कहते हैं बंधु कि थोड़ा
स्वयं को जानो, स्वयं को जानना आवश्यक है, वरना आप झूठ में जी रहे हो, आप बेहोश में जी रहे हो। आपको होश ही नहीं है कि इस वक्त आप क्रुद्ध हैं या शांत हैं, इस वक्त आप प्रेमपूर्ण हैं या ईर्ष्या घृणा से भरे हुए हैं, ये आपको पता ही नहीं है। पता लगाने के लिए कई बार मैं मेडिटेशन कराता हूं, आज भी कराने वाला हूं, कि अपने विचारों को 5 मिनट एनालाइज करो। आज मैं कराने वाला हूं आप लोगों को ये प्रैक्टिस, और पता लगाओ कि भावना पीछे कौन सी है। अब विचारों को एनालाइज करोगे तब पता लगेगा कि भावना कौन सी है। 5 मिनट लगेगा इसमें, 10 मिनट लगेगा, विचारों को एनालाइज करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, किस किस तरह के थॉट पिछले 1 घंटे में मैंने सोचे हैं, किस किस तरह के विचार मेरे मन में आए हैं, उसके आधार पर तय करना पड़ेगा कि आपकी भावना क्या हो सकती है। होना तो ये चाहिए कि आपको हर वक्त हर पल पता हो कि हमारे अंदर कौन सी साइकिल, भावना की कौन सी साइकिल चल रही है। आप ज्यादा इसको जानने के लिए आप छोटे 2-3 साल के बच्चों को देख लो, आप क्षण में पता लगा लोगे इसके मन में क्या चल रहा है, ये किस भावना से है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जटिल हो जाते हो, घोर हो जाते हो, कॉम्प्लेक्स हो जाते हो, क्लिष्ट हो जाते हो, भावनाओं का पता लगाना मुश्किल है, इतनी क्लिष्टता है। तो जब भाव शुद्धि करते हैं तो हम अपने ऊपर जो आरोपित, जो प्रोजेक्टेड भावनाएं जो है नहीं, आपने प्रोजेक्ट कर लिया, आदतन प्रोजेक्ट कर लिया। अब ये क्यों होता है पूछोगे, गुरुदेव क्यों होता है ऐसा, हम बड़े होकर के विक्षिप्त क्यों होने लगते हैं ऐसा? सामाजिकता हम लोग का है कि समाज है। अभी आप बॉस के सामने तो हा हा करके हंस तो नहीं सकते, तो बॉस के सामने तो थोड़ा एक वो बना के रखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? अब क्या है कि आप उस सामाजिकता को निभाने के लिए, उस सोशल स्ट्रक्चर को निभाने के लिए, आप जो भावना आ रही है, आज तो आप मन की बॉस को खींच के लगाए, एक गुस्सा तो इतना आ रहा है कि बॉस को लगा दें एक, लेकिन आप कर नहीं सकते हो ऐसा तो क्या करते हो? तो दमित कर देते हो। उस वक्त बॉस कहते हैं हाँ जी बताइए, हाँ जी सर, यस सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, एकदम सही कह रहे सर आप। और अंदर अंदर जो है वो ज्वालामुखी फूट रहा है। छोटा बच्चा होता तो ऐसा नहीं कर पाता। कोई 2 साल का बच्चा ऐसा कर लेगा क्या? उसको गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, वो चिख लेगा, चिल्ला लेगा उसी वक्त। आप अरे धीरे धीरे बोलो, अरे तुम्हारे दादाजी हैं, धीरे धीरे, अरे अरे वो अरे उसको क्या है, उसको चिल्लाना है क्योंकि आ रहा है क्रोध लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोग जो है वो रिप्रेस कर लेते हैं, सप्रेस। देख के आया कि अरे ये कितना बढ़िया कपड़ा है यार, ये जैकेट तो खरीदना ही चाहिए, पर्स टटोले तो यार पैसे नहीं है। मन तो था कि किसी भी तरह ले ही जाते घर, बस कैसे ही रोके अपने मन को। मन में बार बार आया कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। वो लोमड़ी का कहानी सुना है ना? एक लोमड़ी बेचारा प्रयास कर रहा था अंगूर लेने की, अंगूर ऊंचे पे था, खूब जम मार के वो अंगूर खाने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर तक जंप मारता रहा, अंगूर खाने की कोशिश किया, लेकिन उसके मुंह में अंगूर आया नहीं क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा था डाली। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि अंगूर खट्टे हैं। ये भी हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, हम कोई चीज नहीं कर पाते हैं तो मान लेते हैं अंगूर खट्टे हैं, है ना? जीवन में ये जो एकोमोडेशन है, जो हम चीजों को थोड़ा झुक करके, गिर करके, ये जीवन तो आप संभाल लेते हो, लेकिन अपनी भावनाओं में आप बहुत सारे नॉट्स बना देते हो, भावनाओं को बहुत क्लिष्ट कर देते हो। जानवरों में उतनी क्लिष्टता नहीं है। जानवर ने जब दौड़ना होता है दौड़ ही जाते हैं, जानवर में ने भूख लगता है तो खा ही लेते हैं। वो परवाह नहीं करते कि अभी ब्रेकफास्ट टाइम है कि नहीं, मेरा कैलोरी बढ़ गया है,
तो ये चीज नहीं खाना चाहिए, उसको भूख लगी खा लेते हैं, ढूंढते रहते हैं खाना। उनकी तो सबसे बड़ी परेशानी जंगली जानवरों की यही है, उनकी सर्वाइवल, उनकी भूख है। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि जो विचारों से जनित भावनाएं हैं, कई बार वो धोखा है। हो सकता है कि इस वक्त आपका प्रेजेंट मोमेंट बदल रहा हो, आपका जो साइकिल है चेंज हो रहा हो, ये भी हो सकता है, पर इसकी चांसेस कम होती है। ज्यादातर चांसेस क्या होता है, जो हमारी आदतें जैसी है कि हम लोग एक झूठा भावना अपने ऊपर आरोपित करते हैं जो आपकी साइकिलिक नहीं है, और वो झूठा ही रहता है, वो भावना रियल भावना होता भी नहीं है। उस भावना से प्रेरित होकर के आप जो कुछ करते हो वो गलत ही करते हो। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपकी भावनाएं जो हैं, आप उन्हीं भावनाओं को उन्हीं आधार पे करेंगे, भावनाओं के आधार पे करेंगे, तो ज्यादातर आप सही रास्ता पकड़ते हैं। और मजे की बात है, जब जब आप आरोपित भावनाओं का शिकार होते हैं, आरोपित भावनाएं अपने अंदर में उसके आधार पे अपने रिएक्शंस रखते हैं, तो ज्यादातर आप गलत होते हैं, ज्यादातर आप गलतियां करते हैं। और इसलिए जो निश्चल लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, जो अक्लिष्ट लोग होते हैं, उनके जीवन में असफलता नहीं होती, उनके जीवन में निराशा नहीं होती है, वो निराश और असफल नहीं होते, क्योंकि वो अपने जेन्यून भावनात्मक चक्र के साथ चलते हैं। तो मैंने सूत्र बताया कि भावना नाद का रस या स्वर है, जो अंदर में नाद उत्पन्न हो रहा है, हाँ, जो जेन्यून आवाज हो रही है, जैसे अल्फा की आवाज हो रही है, बीटा की आवाज हो रही है, और सब कैटेगराइज कर लेते हैं, वो आवाजें हो रही है। तो उस आवाज के आधार पे आपका बायो रिदम, बायो टाइमर सेट है, साइकिल सेट है कि ये भावनाएं आएंगी। तो भावनाएं क्या है? उस नाद का रस है, उस नाद का स्वर है। नाद का जो साउंड का जो रस है, वो उस भावना से है जो उस नाद से जुड़ी हुई है। तो आप कहोगे कि क्या गुरुजी नाद कारण है भावनाओं का? एग्जैक्ट कारण नहीं है। अगर मैं ठीक ठीक कहूं तो भावनाओं का केंद्र अहंकार है। भावनाएं नाद से पैदा नहीं लेती हैं, हाँ, उसका पैटर्न नाद के जो तरंगे हैं, जो मध्यमा की तरंगे हैं, वो उसका पैटर्न सेट करता है, उसकी साइकिल सेट करती है, जो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध से मैच खाती है, आपके डेस्टिनी से मैच खाती है। क्योंकि आप डेस्टाइंड हो कि आप इस वक्त क्रोधित होगे, वो मैच करती है उसके साथ। लेकिन उस नाद भावनाओं का कारण नहीं है, कारण है अहंकार। आज हम ये साधना करने वाले हैं, एक दो सूत्र और देख लेते हैं, उसके बाद साधना में बैठते हैं। इस सूत्र को मेरे बाद दोहराइए। स्मृति ही नाद संस्कार। अब जो स्मृति का संस्कार है, यानी इन स्मृतियां किस प्रकार से संस्कारित है। अब देखो, मैंने पहले भी दिन स्मृति पर बहुत गहरा लेक्चर लिया था, कुछ 2-4 दिन पहले, आपको याद होगा। स्मृति आपकी संस्कार है, आपका प्रारब्ध है, आपका कर्म है जो आप संचित करते हो, संचयमान कर्म है जो आप संचित कर रहे हो।
ये सब स्मृतियां हैं। स्मृतियों का आपके कर्म से सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा लेन देन है। जो भी आप कर्म करते हो वो आपकी स्मृतियों में जमा होता है, और जो स्मृतियों में जमा होता है उसी का प्रारब्ध रूप होकर के वो संचयवान होता है। इसीलिए स्मृति और कर्म का सीधे सीधे संबंध है। आपका नेचर और नर्चर दोनों कहीं ना कहीं स्मृतियों से गहरे में जुड़ा हुआ है। इस पर हम ऑलरेडी बहुत लंबा व्याख्यान दे चुके हैं आप लोगों को, पर फिर भी आपके प्रश्न बनेंगे तो आने वाले संडे में मैं स्मृति पर फिर से आप लोग को बात कर लूंगा। वरना पुराने मेरे एपिसोड्स को देखेंगे तो उसमें आपको स्मृति पर गंभीर मनन चिंतन दिख जाएगा। तो इस स्मृति ही हमारे कर्मों का आशय है। आप जो कर्म करते हो मनसा वाचा कर्मणा कहां जाके जमा होता है? हम कहते हैं ना कि आप जब मरते हो तो अपने कर्मों को लेके फिर जाते हो और नए जन्म लेते हो, तो फिर नए कर्मों को लेके आते हो, जो आपका प्रारब्ध बनता है, नियति बनती है। कहाँ है वो कर्माशय? कहाँ पे जाके जमा होता है? कहाँ से बाल्टी बाल्टी भर के लेके आते हो? ये स्मृतियां हैं, ये स्मृतियां हैं। किसी ने पूछा भी था हमसे कि किस फॉर्म में जाके हमारे कर्म जमा होते हैं? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जमा होते हैं, या किस तरह से जाकर के कर्म जमा हो जाते हैं? कहाँ जाके जमा हो जाते हैं? हम जीवन भर जो कर्म करते हैं, बोल के, मन से, कर्म से, कहाँ स्टोर होता है? कहाँ, कौन सा ऐसा चित्रगुप्त है जो लेखा जोखा करता है? ये स्मृति है, यही स्मृति है। स्मृति कोई ब्रेन का पार्ट नहीं है। मेमोरीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। यहीं पर हमारा जो सनातन धर्म का विज्ञान है और मॉडर्न साइकोलॉजी में फर्क हो जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी बेचारी ढूंढ रही है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन में कौन सा रसायन कैसे क्रिएट होता है, ब्रेन कैसे मेमोरी को स्टोर करती है, ये विज्ञान लगा हुआ है पता करने में। और एक दिन देखना विज्ञान निष्कर्ष निकालेगा कि ये ब्रेन का पार्ट था ही नहीं। अरे सेल सेल में ब्रेन है भाई, सेल सेल को स्मृतियां हैं। आपके हर एक प्राण को स्मृतियां हैं, हर एक संबंध, हर एक प्रवाह को स्मृतियां हैं। कहां से उसको न्यूरॉन से जोड़े जा रहे हो? लगे हैं लोग ब्रेन में ढूंढने के लिए इस स्मृति को। स्मृति ब्रेन में नहीं, आपके अस्तित्व में है, हर एक सेल में, टिश्यूज में है। जो आपको नहीं दिखता आपका अस्तित्व, आपका ऑरा, उसमें भी स्मृतियां हैं। तो स्मृति आपके संस्कारों को उत्पन्न करती है। और जो नाद का पैटर्न आप मध्यमा में बनाते हो, यहां जो अभी नाद का यूज कर रहे हैं ना, ये परानाद के लिए नहीं है। यहां पर जो नाद प्रयुक्त हो रहा है वो मध्यमा नाद के लिए बातें हो रही है। तो इसको आप परानाद नहीं मानना, मध्यमा नाद मानना। जो मध्यमा नाद है वो आपके मेंटल पैटर्न को सेट करती है, बायोरिदम को सेट करती है, बायोन्यूरल फंक्शन को सेट करती है। तो जो आपके मस्तिष्क तरंगे हैं उसको सेटल्ड ये नाद ही करती है। तो जब आप नाद साधना करते हो तो आपके ये जो पैटर्न है वो शुद्ध होने लगते हैं, वो नेचर के अकॉर्डिंग होने लगते हैं, प्रकृति के अकॉर्डिंग होने लगते हैं, और पुराने संस्कार पीछे के नष्ट होते हैं, और आप एक बेहतर जिंदगी को प्राप्त होते हो। ये सूत्र भी देख लेते हैं। नादश्रवणम मनो निग्रहाय साधनम। शिव संहिता कहती है, नादानुसंधाने मनो विलीयते। नाद पर ध्यान करने से मन की वृत्तियां स्वाभाविक रूप से शांत होती है। तो हम पिछले कई कई दिनों से इस चर्चा को कर रहे हैं कि हम जब नाद सुनते हैं तो मन का निग्रह होता है। अब
ये सूत्र आज का आखिरी सूत्र है। आज इस सूत्र के बाद हम लोग ध्यान पे बैठेंगे। ये सूत्र क्या कहता है, पहले दोहराते हैं। नाद वाक भाव चित्त संगति ही आत्म संयोग। तो आपने देखा ये सूत्र कितना सुंदर सूत्र है। नाद वाक भाव चित्त संगति। वाक मतलब होता है जो हम बोलते हैं। भाव मतलब जो हमारे भीतर की भावनाएं हैं। चित्त जिसमें ये भावनाएं उत्पन्न होती है ना। चित्त में भाव उत्पन्न होता है। भाव हमारे वाक यानी कर्म में, बोली में निकल के आता है। तो जब आपका चित्त भाव और वाक ये नाद के साथ संगति करता है, नाद के साथ यानी जब आप सुनने श्रवण का अभ्यास करते हो तो आत्म संयोग, आत्म का संयोग होता है। और आगे आप अगर रुद्र यामल तंत्र में देखेंगे तो आपको ठीक मिलता जुलता श्लोक दिखाई पड़ेगा जिसमें कहा गया है कि नाद वाक भाव और चित्त की संगति से तांडव, शिव तांडव उत्पन्न होता है। शिव नृत्य करते हैं। शिव का नृत्य करना ये मन विचार भावना स्मृति इन सब से जुड़ा हुआ है। चित्त जो भूमि है, स्मृतियां जो भाव उत्पन्न करती है, भाव जो हमारे कर्म वाक इत्यादि उत्पन्न करते हैं। ये सारे आप इस कंटिन्यूटी को देखिए। जैसे खेत, खेत में फसल बोएंगे, फसल बोएंगे तो उसमें से अनाज होगा, अनाज जिससे हम खाना खाएंगे, हम बलिष्ठ होंगे। ऐसे ही होता है ना, यही क्रम है ना। उसी तरह खेत यानी कि चित्त, चित्त में फसल होगा यानी कि भाव उत्पन्न होगा। भाव से, फसल से क्या होगा, अनाज होगा। अनाज का क्या करेंगे हम लोग, भोजन करेंगे तो हम जीवित रहेंगे। यही यही पैटर्न है, यही पैटर्न है बच्चों। तो इसका जब नाद के साथ आप संयोग कर देते हो, जब आप इस मध्यमा नाद के साथ उस पैटर्न को जोड़ देते हो, इस मेंटल पैटर्न, इस रिदम को जोड़ देते हो, तो आत्म संयोग, आत्मा का संयोग होता है। उसी को शिव का नृत्य करना कहते हैं। मन विचार भावना और स्मृति, ये चार चीज आप अच्छे से समझ लो। नहीं समझ में आता है तो बोलो गुरुदेव बार बार समझा दो, नहीं समझ में आया। मन विचार भावना स्मृति, ये चार बात, ये चार बात आप समझ गए तो आप समझो मनोमय कोश को आप ढंग से समझ गए। अब चलिए थोड़ी देर साधना कर लेते हैं। स्थिर होकर के बैठ जाइए। पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। जहां कहीं भी तनाव खिंचाव हो रहा है उसको रिलीज करें, रिलैक्स करें। पूरा शरीर रिलैक्स। जब शरीर को आप रिलैक्स कर लेते हैं तो श्वास पे आते हैं हम। आते जाते श्वास को देखिए और अंतर्मुखी होते जाइए।
श्वास के सभी आयाम के प्रति सजग बनिए। जब आपका मन अंतर्मुखी होने लगे, तब धीरे से अपने विचारों के प्रति सजग बनिए। ध्यान दीजिए अपने विचारों पर। किस प्रकार के विचार हैं? एक दृष्टा की भांति अपने विचारों को देखें। अपने स्मृति में जाएं और पिछले 1-2 घंटे में जिस प्रकार के भी विचार आपने किए हैं, जब से सो के उठे हैं और अब तक किस प्रकार के विचार आपके मन में आए हैं, जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे, जब हम अन्वेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार के विचार हैं, तो धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा कि एक खास भावना जो हमारे भीतर में है, वो प्रेरित कर रही है विचारों के लिए। उसी के इर्द गिर्द सारे विचार हैं। पता लगाइए ये कौन से भावना जो प्रेजेंट मोमेंट में आपके है। किसी एक विचार पे ठहरिए मत, अटकिए मत, चिपकिए मत, फंसिए मत। आप विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार की भावना आपके भीतर में वर्तमान है। हम्म। चलिए इसका विश्लेषण हम एक और तरीके से करते हैं। हाँ, कौन सा ऐसा कलर है, रंग है, जो बड़े स्वाभाविक रूप से आप उसको फील कर सकते हैं, जो अभी आपको ज्यादा समझ में आ रहा हो, कल्पना करने में सबसे पहले उतर के आता हो। कौन सा कलर इस वक्त डोमिनेंटली आपके थॉट्स में आ सकता है, आपकी कल्पना में आ सकता है? कलर आपके भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। जो भी कलर स्वाभाविक रूप से आपकी कल्पनाओं में इस वक्त डोमिनेंट है,
उसी से संबंधित भावनाएं, यानी उस भावनाओं को जो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है वही डोमिनेंटली आपके सामने आएगा। ये भी जानने का एक तरीका है। तो जो भी कलर डोमिनेंटली आपके समक्ष है, आसानी से आप कल्पना कर पा रहे हैं, उस कलर को याद कीजिए। हर एक कलर कोई ना कोई भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। आपकी भावनाएं कलरफुल है। अब दूसरे चरण में आइए। अगर आपको आपका प्रेजेंट मोमेंटरी इमोशन मिल गया है, तो हम लोग दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। दूसरे चरण में आप इस भावनाओं का एक्सपेंशन कीजिए। जो भी भावना मोमेंट में है, प्रेजेंट में है, उसको आप एक्सपैंड कीजिए, उसको इंटेंसिफाई कीजिए। मान लीजिए क्रोध की भावना है, तो क्रोध से भरते जाइए। भले ही इसके लिए आपको कोई स्मृति या कोई कहानी बुननी पड़े, लेकिन आप क्रोध से भरते जाइए। क्रोध की भावना को तीव्र कीजिए। और यदि प्रेम है तो प्रेम की भावनाओं को तीव्र कीजिए। गुस्सा है, घृणा है, ईर्ष्या है, जो भी है, वर्तमान में जो भी इसको आप कलर्स के साथ भी कर सकते हो। यदि आप कलर्स के साथ कर रहे हो तो जो कलर डोमिनेंट है उस कलर को इंट। दूसरे चरण में पता चल जाएगा कि आपने ठीक ठीक विश्लेषण किया है या नहीं। यदि आपने अपने प्रेजेंट इमोशन का ठीक ठीक पता लगाया है तो वो आसानी से इंटेंसिफाई हो जाएगा। अगर आपने कलर को ठीक ठीक पकड़ा है तो वो आसानी से इंटेंसिफाई हो जाएगा। कलर को इंटेंसिफाई करने का मतलब, जैसे लाल रंग है तो चमकीला लाल रंग, एकदम रक्त वर्ण, चमकीला लाल वर्ण, जैसे लाल रंग का कोई सूर्य चमक रहा हो, एकदम लाल, तो उसको कहते हैं इंटेंसिफाई करना। एक्सपेंड करना मतलब चारों तरफ उस कलर को बिखेर देना, हर जगह लाल ही लाल हो जाना। लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल। जो भी कलर, लाल तो मैंने एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी कलर विजुलाइज करो, उसको इंटेंसिफाई करो। आप वही कलर इंटेंसिफाई कर पाओगे जो आपके मोमेंटरी इमोशन में है। दूसरा कलर आप कर ही नहीं पाओगे, इंटेंसिफाई नहीं होगा। समझ जाना आपने गलत चुन लिया। इतना इंटेंसिफाई कर दो कि आपका पूरा शरीर और मन उस भावना से, उस रंग से रंग जाए, झंकृत हो जाए। उसकी कंपन आपके रग रग में चली जाए। और यदि आपने पूर्ण रूप से इंटेंसिफाई कर दिया तो अचानक से आप तीसरे चरण में उतर आएंगे। तीसरा चरण जहां पीस है, शांति है, एक
आंतरिक आनंद है। लगेगा किसी नॉट से मुक्त हो गए, लगेगा कहीं भीतर में कुछ कसम कस था जिससे आप मुक्त हो गए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, अपने आंख पे रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। आप स्वयं से भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मैंने भाव शुद्धि की प्रैक्टिस कराई है। वैसे 10 मिनट में ये छोटा है, इसको करने के लिए कम से कम आधे घंटे या पौन घंटे चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें। समय कम है इसलिए 10 मिनट में कराया, वरना भाव शुद्धि कम से कम 40 मिनट में पूर्ण होता है। भाव शुद्धि की क्रिया 40 मिनट लगती है कराने में, करने में। पर चलिए आप लोग समझे इस बात को। अरे एक प्रश्न भी पड़ा हुआ है। डॉक्टर नीलम वत्स पूछ रही हैं, प्रणाम गुरुजी, यदि सेल नष्ट हो जाएगी तो क्या स्मृति नाश हो जाएगी? सेल में भी है स्मृति, सेल में ही नहीं है। नीलम जी, सेल में ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि प्राणों के प्रवाह में है, आपके ऑरा में है। जो आपको नहीं पता है, जो जिस अस्तित्व को नहीं जानते, उसमें भी आपकी स्मृतियां हैं। और रही बात सेल की, तो जब सेल मरता है तो सेल मरने से पहले वो 2 टुकड़े हो जाता है। वो अपने आगे जो है अपने गुणसूत्रों को आगे, अपने डीएनए को आगे रिफॉर्म कर लेता है। सेल, अगर सेल मरता जाता तो हम छोटे कमजोर या हम खुद ही मरते जाते ना, हम बने रहते हैं। इसका मतलब सेल जो है वो भी रिक्रिएट करता है, सेल भी रिप्रोड्यूस करता है, सेल भी आगे आगे बढ़ता है ना, सेल भी टुकड़ा टुकड़ा होता है। तो एक सेल अपने गुणसूत्रों को, अपने डीएनए आरएनए को फर्दर वो आगे भेज देता है, वो अपने टुकड़ों में भेज देता है। ठीक है। तो यह मेरा कहने का अर्थ था कि सेल में भी मतलब केवल ब्रेन न्यूरल फंक्शन नहीं है, स्मृति केवल न्यूरल फंक्शन नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के कोने कोने में, क्योंकि स्मृतियों की वजह से ही हमारा अस्तित्व है। ये सेल, ये टिश्यूज भी इसीलिए निकल के आए हैं कि स्मृतियां हैं। अगर आपको आपके मनुष्यता की स्मृति ना होती तो आप मानव जन्म में पैदा ही नहीं लेते। आपकी मानव जन्म में पैदा लेने का कारण ही आपकी स्मृति ही है। इसीलिए स्मृति को केवल एक सेल में बांधना नहीं उचित है, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व में स्मृति छाई हुई है। मेरा ये कहना था, ना केवल ब्रेन में। आई होप आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। और साधना जरूर कीजिएगा। खाली समय आप लोग को मिलता है 40 मिनट 45 मिनट, तो ये भाव शुद्धि का क्रिया आप करें। आप पहचाने कि आपके मन में कौन सी प्रधान भावना है। जो भावना वर्तमान में है उसका आप पता लगाएं और आप उसके अनुरूप हो, आपका जीवन सफल हो। इसी कामना के साथ आप सबको प्रणाम। कल सुबह फिर मिलेंगे। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू सर।